हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग जो एसडीएम राहुल सिन्हा है उनके द्वारा बुक निकाला गया है बिहार दरोगा 2025 के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पहला सेट जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। शुरू करते हैं। यह दूसरा सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है, ध्रुव प्रदेश में चलने वाली जो तेज, शीतल और बर्फीली पवन जो है कहलाती है, तो इसे कहते हैं हम लोग बर्फानी तूफान बोलते हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि एक होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत की पूर्व में बहती है जो, उसे हम लोग बोलते हैं चिनूक, जो कि अमेरिका की स्थानीय पवन है। और एक होती है हरमट्टन। तो जो हरमट्टन है यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जिसे हरमट्टन बोला जाता है। और यह जो है सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहती है, और जब यह गिनी तट पर जाती है तो इसे हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। और एक होती है बोरा, एक बोरा होती है मुख्य रूप से, और एक होती है फौन हवा। तो याद रखेंगे कि जो फौन हवा होती है यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा होती है। और जो बोरा हवा होती है यह एड्रियाटिक तट जो होती है, एड्रियाटिक तट के पूर्वी किनारों पर और इटली के उत्तरी भागों में चलने वाली ठंडी स्थानीय हवा है, जिसको हम लोग बोरा कहते हैं। याद रखेंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसका, जो ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज, शीतल और बर्फीली पवन है, इसको बर्फानी तूफान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? तो संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है और 2000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का जो लक्षद्वीप है यह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो भारत की जो है ताप्ती नदी है, यह रिफ्ट घाटी में बहती है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ताप्ती का पुराना नाम तापी है और पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी की जो लंबाई है यह लगभग 724 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास से निकल करके कैंपे की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। याद रखेंगे ताप्ती के साथ साथ नर्मदा भी जो है यह रिफ्ट घाटी में बहती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? तो विश्व का अन्न भंडार जो कहा जाता है यह शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, और इसके प्रमुख उदाहरण प्रेयरीज हो जाएंगे, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज और डाउन्स हो जाएंगे। विश्व के सबसे बड़े शीतोष्ण घास का मैदान जो है यह अमेरिका का प्रेयरी घास का मैदान है, और प्रेयरी घास का मैदान जो है यह गेहूं के उत्पादन के लिए विख्यात है। साथ ही याद रखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है गेहूं बोई जाती है। वहीं हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है और दूसरे नंबर पर जो है गेहूं बोया जाता है। और विश्व का जो मुख्य खाद्य फसल है वह गेहूं है, और भारत का मुख्य फसल जो है यह चावल होता है। नेक्स्ट है, बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखेंगे अस्थायी बंदोबस्त जो है प्रणाली के जो जनक है यह जॉन सूर को माना जाता है। और मार्च 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? यह अनुमति दी गई थी जहांगीर के द्वारा। याद रखेंगे कि जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी यह 1599 ईस्वी में किया गया था,
और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को शुरू में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र भी दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। तो देखते हैं, पहला जो है तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद का जो स्थापना है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में सबसे पहले जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। याद रखेंगे कि सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का भी निर्माण कराया गया था। इसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोज शाह कोटला और फिरोजाबाद प्रमुख थे। और तुगलकाबाद का जो निर्माण है यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, तुगलकाबाद का जो निर्माण है यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जौनपुर शहर जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यानी जौना खां के स्मरण में बनवाया गया था। यानी फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां के स्मरण में बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम कट्टर सुल्तान भी था। साथ ही याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना की थी। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जहांपनाह नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। तो चौथी बौद्ध परिषद की जो अध्यक्षता की गई थी यह वसुमित्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति जो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी और इसका जो अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र के द्वारा तथा इसके जो उपाध्यक्ष बने थे यह अश्वघोष बने थे। साथ ही याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म की मुख्यतः 4 संगति का आयोजन किया गया था और बौद्ध धर्म में सम्मेलन को संगति और जैन धर्म में महासभा कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी यह राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इस बौद्ध संगति में बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे आनंद ने सूत पिटक की रचना की थी और इसी बौद्ध संगति में उपाली ने विनय पिटक की भी रचना की थी। साथ ही याद रखेंगे कि कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है और क्या है। तो वह हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 का क्लॉज 2 है इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण किए रहते हैं जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का जो स्थापना किया गया था यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, याद रखेंगे 124 से लेकर के 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय के गठन, संरचना, शक्ति, क्षेत्राधिकार आदि से संबंधित उपबंध किए गए हैं। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति इनकी जो नियुक्ति है यह कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है। तो निजी क्षेत्र का बैंक इसमें IDBI बैंक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक विकास और औद्योगिक वित्त में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय के उद्देश्य से जो है 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है IDBI की स्थापना की गई थी और 1975 में वह रिजर्व बैंक की अनुषंगी इकाई थी, परंतु 1976 में भारत सरकार ने इसका स्वामित्व अपने हाथों में ले लिया था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना है 1 जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम 1964 के अंतर्गत किया गया था। साथ ही याद रखेंगे एक है सिडबी यानी लघु औद्योगिक क्षेत्र के शीर्ष बैंक है सिडबी। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था और सिडबी का जो मुख्यालय है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो है यह
मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और चंदेल राजाओं के द्वारा यह निर्मित यहाँ पे अनेक मंदिर है। यहाँ जैन एवं वैष्णवों के मंदिर कला के उत्कृष्ट नमूने भी मिलते हैं और खजुराहो के मंदिर समूहों में कंदरिया महादेव मंदिर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कंदरिया महादेव मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं और इस मंदिर का जो निर्माण का श्रेय है यह चंदेल शासक जो थे राजा विद्याधर को दिया जाता है। खजुराहो के मंदिर समूह को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। याद रखेंगे, जो 1986 में खजुराहो के मंदिर समूह को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था और खजुराहो के मंदिरों के दीवारों पर अश्लील चित्रों का चित्रण किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि कोणार्क के मंदिर पर भी अश्लील चित्रों का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है? तो सोने को जो है यह तांबा के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोना जो होता है एक कोमल आघातवर्ध तैन और चमकदार और पीले रंग की धातु होती है और यह सबसे अधिक आघातवर्ध होती है। इसमें कठोरता लाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है ताकि इससे आभूषण बनाया जा सके। साथ ही याद रखेंगे कि यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है और यह एक भारी धातु भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है? तो ये हो जाएगा महानदी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महानदी का जो उद्गम स्थल है यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप है और यह नदी जो है लगभग 815 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मणी तथा बैतरणी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। याद रखेंगे, महानदी की प्रमुख सहायक नदी ब्रह्मणी और बैतरणी है और महानदी का सर्वाधिक विस्तार जो है यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध जो विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित 4800 मीटर ऊंची बांध है और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह डीवीसी है। इसका जो स्थापना किया गया था 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है स्टेम में ऊतक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो स्टेम में जो है ऊतक विभाजन का जो अध्ययन किया जाता है यह ऊतक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऊतक शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था यह बीचट के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, ऊतक शब्द का सबसे पहला प्रयोग यह बीचट के द्वारा किया गया था। और एक होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होता है यह शरीर संरचना विज्ञान का अध्ययन करता है और एक होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है और एक होता है इकोफियोलॉजी। इकोफियोलॉजी जो होता है इकोफियोलॉजी के अंतर्गत जो होता है पर्यावरण और जीवों के शरीर विज्ञान के संबंध में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करता है? तो यदि राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना लिखित त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो है 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक पद पर बने रहते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे 2 कार्यकाल के निर्वाचित हुए थे। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग द्वारा संसद द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है और महाभियोग राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यह यूएसए से लिया गया है और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, यह भी याद रखेंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होते हैं केवल 6 माह के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट है किसी वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, यानी किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था यह 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, तो गांधी जी ने कहा था, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। और बाद में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो देखते हैं, भौतिक क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसके बाद औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है, फिर रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जो है सिविल प्रशासन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है यह स्वीडन के वैज्ञानिक डायनामाइट के जो आविष्कारक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के स्मरण में 1901 से दिया जाता है। याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत है यह 1901 में किया गया था और पहले जो यह पुरस्कार 5 विषय शांति, साहित्य, रसायन, भौतिक और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए भी यह पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट है फ्यूज तार में क्या होना चाहिए। तो फ्यूज तार में जो होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्यूज तार जो होता है यह टीन और शीशा का मिश्र धातु का बना होता है और यह हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखेंगे। और फ्यूज तार जो है विद्युत सर्किट सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज तार डिवाइस जो है हीटिंग के बिना पिघल जाता है और फ्यूज तार कम गलनांक वाले गैर ज्वलनशील पतले धातु के तार से बने होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है। तो यह हो जाएगा मध्यस्थों का उन्मूलन। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले से ही इस बात को स्वीकार किया जाता था कि भारत में आर्थिक गतिहीनता का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में गतिहीनता और इस क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण शोषणकारी भूमि संबंध है। इस कारण जमींदारी उन्मूलन जिसको बोलते हैं मध्यस्थों के उन्मूलन को स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार नीति का मुख्य आधार बनाया गया था और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में लाया गया था और राज्य सरकार द्वारा भी जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाया गया था। याद रखेंगे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के माध्यम से भूमि सुधार आंदोलन को भी नई दिशा दी थी और उड़ीसा में विनोबा भावे ने ग्राम दान आंदोलन भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया था यह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 फरवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है और समाजवाद का जो संबंध है यह भौतिक द्वंद्ववाद से है। और कार्ल मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है यह दास कैपिटल है। दास कैपिटल जो है सबसे पहली बार 1867 में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे, दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित किया गया था। और कार्ल मार्क्स का ही कथन है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए संसार है। याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स का ही स्टेटमेंट है कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए संसार है। और रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्ग जो है ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी। तो ओबीसी के लिए जो आरक्षण की सलाह दी गई थी यह मंडल आयोग के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मंडल आयोग जो है 1 जनवरी 1979 ईस्वी को, याद रखेंगे 1 जनवरी 1979 ईस्वी में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठन किया गया था और इस आयोग का जो कार्य था क्षेत्र सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े की पहचान करना था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इस पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी थे और द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग ने अपना रिपोर्ट जो है 1980 में सौंपा था। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 16 का 4 है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण देने का उपबंध किया गया है।
नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का जो अधिकार है यह संसद के पास है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 360 है यह वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 360 यह वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। और यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। साथ ही याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है यह आर्टिकल 352 में होता है, और एक होता है 356 में, यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, और 360 जो होता है यह वित्तीय आपात से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, तीस 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो यह शुरू किया गया है लूनार कोडेक्स मिशन। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सैमुअल पेरेल्टा के नेतृत्व में लूनार कोडेक्स कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल है जो मानव रचना को चंद्रमा की संरचना में उकेरने का प्रयास करती है। और इस लूनार कोडेक्स मिशन में 157 देशों को विभिन्न क्षेत्रों के 30,000 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियों का समावेश किया गया है। नेक्स्ट है, महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या ऑल इंडिया लिमिटेड नहीं होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। दिसंबर 2024 के अनुसार भारत के 14 महारत्न कंपनियां हैं, और महारत्न की जो अवधारणा है यह 2010 में लाई गई है। याद रखेंगे कि महारत्न की जो अवधारणा है यह 2010 में लाई गई है। नवरत्न और मिनी रत्न की अवधारणा यह 1997 में लाई गई थी। नेक्स्ट है, पहली बार फाइड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो हो जाएंगे डी गुकेश। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डी गुकेश जो है 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, और 18 वर्षीय डी गुकेश ने डिंग लिरेन को हरा करके विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन 2024 बने हैं। साथ ही याद रखेंगे कि डी गुकेश ने फीडे लाइव रेटिंग में 2750 से अधिक अंक हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है, और फीडे जो है फीडे का स्थापना किया गया था 1924 में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि शतरंज खेल का जो शुरुआत है यह भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट है, क्वाड में शामिल देश नहीं है। तो क्वाड में शामिल देश जो नहीं है यह ब्रिटेन हो जाएगा। याद रखेंगे कि क्वाड का जो जनक है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, यह 2007 में दिए गए विचार को माना जाता है। और क्वाड में जो शामिल है इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। याद रखेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका यानी यूएसए शामिल है। क्वाड का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था यह 2017 में हुआ था। याद रखेंगे क्वाड का प्रथम शिखर सम्मेलन 2017 में हुआ था, और क्वाड की रणनीति पर सर्वप्रथम विचार जो है यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। साथ ही याद रखेंगे क्वाड का शिखर सम्मेलन 2024 में जो हुआ था यह न्यूयॉर्क में किया गया था, और क्वाड 2025 में शिखर सम्मेलन जो होगा यह भारत में होगा। याद रखेंगे क्वाड 2025 का जो शिखर सम्मेलन होगा यह भारत में होगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ करवाया गया है? तो भारत में पहली बार जो लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध है इसका सफल प्रजनन जो करवाया गया है यह असम में करवाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिमालयी गिद्धों का सफल प्रजनन करने वाला भारत जो है, भारत देश फ्रांस के बाद विश्व का दूसरा उदाहरण है। इससे पहले ऐसा फ्रांस में हो चुका है। साथ ही याद रखेंगे
कि IUCN जो है संकटग्रस्त प्राणियों की सूची जारी करता है और गिद्धों की संख्या जो है में 1990 के दशक में भारी गिरावट दर्ज किया गया है। और गिद्धों की संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण जो है यह डाइक्लोफिनेक दवा को माना जाता है। डाइक्लोफिनेक जो दवा है एक दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दिया जाता है और जिससे पशुओं के मरने के पर गिद्ध द्वारा भोजन करने पर किडनी आदि अंगों को क्षति पहुंचता है। नेक्स्ट है मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। तो मांड जो है मुख्य रूप से राजस्थान में एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मांड जो है राजस्थान के जैसलमेर इलाके में 11वीं शताब्दी में प्रचलित एक अर्थशास्त्रीय पारंपरिक लोक गायन शैली है और यह ठुमरी और गजल के समान शैली है। केसरिया बालम आवो नहीं पधारो मारे देश गीत जो है यह मांड शैली में ही गाई गई है, याद रखेंगे। और राजस्थान का जो कलबेलिया यह नृत्य सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। कलबेलिया जो है यह राजस्थान का नृत्य है और यह सपेरा समुदाय के द्वारा किया जाता है। कलबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल भी किया है। साथ ही याद रखेंगे कि कलबेलिया नृत्य शैली में गुलाबो सपेरा सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें 2016 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। तो यह लिखा गया है दुआर्ते बारबोसा के द्वारा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह भारत में रहा और भारत से के वर्मा श्रीलंका आदि देशों के व्यापार का जिक्र भी किया है। इन्होंने अपनी की पुस्तक में भारतीय मंदिरों तथा महिलाओं के समाज में स्थिति के बारे में भी वर्णन किया है। बारबोसा जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर 1515-16 के आस में आया था, याद रखेंगे। बारबोसा 1515-16 के आसपास में भारत में आया हुआ था और उस समय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक जो थे तुलु वंश के कृष्णदेवराय का शासनकाल था। बारबोसा का कथन है कि पति की मृत्यु होने पर विधवा को मदिरा पिला करके अचेत अवस्था पर पति के चिता पर रखकर जला दिया जाता था, यानी यह सती प्रथा थी। और बारबोसा के समकालीन जो थे यात्री यह डोमिंग पायस थे। साथ ही याद रखेंगे कि एक थे इटली के यात्री मनुची द्वारा सिकोह के सेवा में कार्य किया गया था। नेक्स्ट है जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एरावत, प्रत्यूष, परम रुद्र, परम सिद्धि ये सभी भारत के सबसे नए सुपर कंप्यूटर है। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है 8000, याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम 8000 परम 8000 था। नेक्स्ट है राहीदे देश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। राहीदे जो होता है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा होता है। नेक्स्ट है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी यह 1978 में की गई थी। कुलदीप नायर जो है इसके संस्थापक हैं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1978 में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा समाचार पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को ऊपर उठाने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यह अनंत नाथ हैं, याद रखेंगे। जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है इसके वर्तमान अध्यक्ष 2025 में अनंत नाथ है। और साथ ही याद रखेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान रहा है यह 159वां रहा है। साथ ही याद रखेंगे कि लोकतंत्र का 14 स्तंभ जो है प्रेस को माना जाता है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है। तो व्यास सम्मान 2024 जो है हिंदी लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को उनकी रचना जो है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया है।
साथ ही याद रखेंगे कि जो ब्याज सम्मान जो है इसका स्थापना किया गया था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 ईस्वी में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है और इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था और पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। साथ ही याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा जिसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में जो है विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1963 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो यह था नागालैंड। 1963 में नागालैंड राज्य जो है एक अलग राज्य बनकर उभरा था। नागालैंड राज्य अधिनियम जो है 1962 के तहत 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और कोहिमा राज्य को उसकी राजधानी घोषित की गई। नागालैंड अपना स्थापना दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाता है और नागालैंड भारत का 16वां राज्य के रूप में गठित हुआ था। याद रखेंगे नागालैंड जो है भारत का 16वां राज्य बना था। साथ ही याद रखेंगे कि 13वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1962। इसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और 1957 तक नागालैंड को असम का एक जिला का दर्जा दिया गया था जिसे नागा हिल्स के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मणिपुर का राजकीय पुष्प है? तो मणिपुर का जो राजकीय पुष्प हो जाएगा यह हो जाएगा सिरुई लिली। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका वैज्ञानिक नाम जो है लिलियम मैकलिनिया सिली है। याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम जो है लिलियम मैकलिनिया सिली है। सिरुई लिली के संरक्षण के लिए सिरुई लिली महोत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है और मणिपुर राज्य का जो गठन किया गया था यह किया गया था 21 जनवरी 1972 को किया गया था। याद रखेंगे। और मणिपुर राज्य का राजकीय पक्षी जो है यह नोंगियन है, पशु जो है संगाई है, वहाँ का वृक्ष जो है उनिंग घोऊ है और राजकीय खेल जो है मणिपुरी पोलो है। साथ ही याद रखेंगे कि मणिपुर की जो राजधानी है यह इम्फाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा अमीनो एसिड। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो एसिड जो होते हैं यह मिल करके प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो एमिनो एसिड होते हैं यह 20 प्रकार के होते हैं और एमिनो एसिड वैसे अणु हैं जिसमें अमाइन यानी NH2 तथा कार्बोक्सिलिक यानी COOH दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसको दबाना होगा? तो विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 को दबाना पड़ता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैपटॉप का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कीबोर्ड पर F+ F8 कुंजियों को एक साथ दबाना पड़ता है और वॉल्यूम कम करने के लिए जो है FN+ F7 कुंजी को दबाना पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष जो है यूनिसेफ में भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? ये हो जाएंगे हिमा दास। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असम की ढींग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है हिमा दास। इनको यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत बनाया गया है। 20 नवंबर 2018 में विश्व बाल दिवस के अवसर पर इन्हें यूथ एम्बेसडर घोषित किया गया था और करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर 2024 में बनाया गया है। याद रखेंगे करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर 2024 में बनाया गया है और यूनिसेफ की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 11 दिसंबर को 1946 में न्यूयॉर्क में की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो पहली बार विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी यह माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि है और इसका एसआई यूनिट जो होता है यह वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी V/m होता है। नेक्स्ट है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है IISCO जो है इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसको का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था यह हीरापुर में किया गया था। और इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी का स्थापना यह 1918 में की गई थी। याद रखेंगे भारत में लौह उद्योग का जो प्रयास किया गया था यह 1874 में बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से किया गया था। और भारत में लौह इस्पात का वास्तविक शुरुआत यह 1907 में स्थापित टिस्को के साथ शुरू हुआ था। टिस्को जो कारखाना है निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था और वर्तमान झारखंड राज्य के शासकीय स्थान पर किया गया था जो जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे जमशेदपुर जो है यह खरकई नदी के तट पर स्थित है। यह स्वर्ण नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? यह हो जाएगा दक्कन प्रांत। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी को रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने आसफ जाह और निजामुल मुल्क की उपाधि दिया था। इन्हें चिनकिलीज और कैमरून खान के नाम से भी जानते हैं और मुगल वंश के वजीर पद पर आसीन थे। साथ ही याद रखेंगे कि हैदराबाद को इस निजामशाही वंश की राजधानी भी बनाया गया था और निजामुल मुल्क की मृत्यु जो हुई थी 1748 ईस्वी में हो गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि जो ऑपरेशन पोलो हुआ था इसके द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है या टीबी में हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निक्षय पोषण योजना जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था और इस योजना के तहत देश के जो गरीब रोगी हैं टीबी से ग्रसित उन्हें केंद्र सरकार द्वारा इलाज के दौरान पौष्टिक भोजन और दवाई के लिए प्रति माह 500 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में ठीक होने तक प्रदान की जाएगी। साथ ही याद रखेंगे टीबी जो होता है यह माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है और यह रोग जो होता है हवा संक्रमण के माध्यम से फैलता भी है और टीबी जो है फेफड़ा को सबसे अधिक प्रभावित भी करता है। भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है यह 2025 तक रखा है। याद रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है यह 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 10 है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में वर्णित है कि जब संसद कानून बनाती है तो इसके प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान ने भारत का नागरिक है उसका नागरिक बना रहेगा। नेक्स्ट है डैश देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां है। तो यह हो जाएगा विदेशी मुद्रा रिजर्व जो होता है या देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखेंगे। दिसंबर 2024 के अनुसार चीन जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आरक्षित है, वही जापान जो है दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है हाई डार्क का अनुक्रमण कहाँ होता है? तो हाई डार्क का जो अनुक्रमण होता है यह गीली स्थल होता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाई डार्क को हाइड्रोसेर भी कहा जाता है और यह प्राथमिक अनुकरण है जो तालाबों और झीलों जैसे जलीय वातावरण में विकसित होता है। साथ ही याद रखेंगे कि आर्द्र भूमि पर विश्व स्तर पर प्रथम जो कन्वेंशन हुआ था यह हुआ था 1971 में ईरान के शहर रामसर में
और भारत ने रामसर कन्वेंशन जो है 1982 में हस्ताक्षर किया था। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि फरवरी 2025 तक टोटल 89 रामसर साइट है, लेकिन अभी अगर देखा जाए जून 2025 तक, तो जून 2025 तक टोटल 91 जो है रामसर साइट शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा चकान गान नगई। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चकान गान नगई त्योहार जो है यह मणिपुर और नागालैंड की जलियानग्रोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और चकान गान नगई जो है त्योहार को रोशनी या प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस त्योहार के अवसर पर घरों में दिया और मोमबत्तियां भी जलाई जाती है। साथ ही याद रखेंगे कि महोत्सव त्योहार जो होता है, एक होता है महोत्सव त्योहार। तो महोत्सव त्योहार नागालैंड के एओ जनजाति के द्वारा मई माह में मनाया जाता है। और एक होता है बांगल त्योहार यानी वांगाला त्योहार। तो वांगाला त्योहार जो होता है यह मेघालय के गारो जनजातियों के द्वारा फसल कटाई के रूप में मनाते हैं और भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और एक होता है चाप चारकूट। तो चाप चारकूट जो होता है यह मिजोरम राज्य में बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और एक होता है हॉर्नबिल महोत्सव। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और इस महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनाम गांव जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव जो गांव है यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि किस ईस्वी के बीच थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी यह 1951 से लेकर के 1956 के बीच में थी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह योजना जो रही थी यह सफल योजना रही थी और यह योजना ने लक्ष्य से 2.1% जो है अधिक विकास दर को हासिल किया था। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि भी हुई थी। साथ ही याद रखेंगे कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है। तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छत पर वर्षा जल संचयन संरचना उस तकनीकी का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत जल ग्रहणों से वर्षा जल को प्राप्त किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है और बाद में पुनः इसका उपयोग किया जाता है। और यह परियोजना जो है 2001 में तमिलनाडु में शुरू की गई थी। याद रखेंगे यह 2001 में तमिलनाडु में शुरू की गई थी और 5 साल बाद चेन्नई के भूजल स्तर में 50% की वृद्धि हुई और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ था। साथ ही याद रखेंगे कि वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है यह राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो गोपाल प्रसाद जो दुबे हैं इनको जो है छऊ के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था यह 25 जून 1957 को सरायकेला झारखंड में हुआ था और नवंबर 2022 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इन्हें 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत किया गया था? तो यह किया गया था 200 जिलों को। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा इसका नाम बदल करके 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया था। और याद रखेंगे कि जो नरेगा का शुरुआत किया गया था यह 2005 में किया गया था। नरेगा योजना जो है सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव के तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है,
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में जो है हरित क्रांति का शुरुआत 1960 के दशक के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत माना जाता है, यह माना जाता है 1966 से लेकर के 67 के आसपास माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक है एम.एस. स्वामीनाथन है। 1960 में भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी और 1964-65 में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ भी किया गया था। और विलियम गॉड ने सबसे पहले 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। और एक थे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इनको हरित क्रांति का विश्व स्तर पर जनक माना जाता है। और जो नॉर्मन बोरलॉग है इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो ध्रुवों के से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। यह जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जो परिधि है भूमध्य रेखा पर यह है 40,075 किलोमीटर और ध्रुव पर यह परिधि जो होती है यह 40,007 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है जो मल्लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो मल्लोक जो है यह सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। याद रखेंगे जो मल्लोक जो है यह सिक्किम से संबंधित नृत्य है। साथ ही याद रखेंगे कि इस नृत्य को याक नृत्य के नाम से भी जानते हैं क्योंकि नृत्य करने में याक की खाल का पोशाक और मुखौटे पहने जाते हैं। साथ ही याद रखेंगे सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य में शामिल है चमुंग, तमांग सेलो, चूफाट, याकचाम, मारुनी, उसके बाद है लू खंगथामो। और जो बिहार का है तो बिहार के जो नृत्य हैं उसमें शामिल है जाट जाटिन, झिझिया, धोमकच, विदेशिया, झुमरी, फगुआ, धोबिया, पवाड़िया और जोगिया। वहीं उत्तराखंड के जो लोक नृत्य है उसमें शामिल है झुमैला, राममान, उसके बाद रणभूत नृत्य, उसके बाद छेलिया और चांचेरी। एक है छपेली। छपेली जो है यह भी उत्तराखंड का ही है। और हरियाणा का जो लोक नृत्य है उसमें छठे नृत्य, सुहाग नृत्य, खोरिया नृत्य और है आपको एक है गुग्गा नृत्य और एक है डफ नृत्य। नेक्स्ट है उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है उसे कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समूहन अर्थव्यवस्था के कुछ फायदे हैं जैसे व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में अधिक कंपनियां एक साथ एकत्रित होती है और उनकी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय रूप से गिरावट भी आती है। समूहन अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उपक्षेत्र भी है। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है यह राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है यह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्यपाल के नाम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 153 इसमें राज्यपाल का पद जो है उल्लेखित किया गया है और 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, यह 155 में बताया गया है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने के बारे में बात करती है? क्या हो जाएगा हमारा उपधारा हो जाएगा बी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। साथ ही याद रखेंगे जो मौलिक कर्तव्य है यह से रूस से लिया गया है और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया था।
नेक्स्ट है ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है। तो ग्रामीण वित्त पोषण के लिए जो मुख्य बैंक हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था यह किया गया था 12 जुलाई 1982 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और नाबार्ड का जो स्थापना है यह शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था। और नाबार्ड का जो पूरा नाम है वह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है तनाव या वैमनस्य शिथिल्य क्या है। तो हो जाएगा महाशक्तियों के बीच तनाव शिथिल्य हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है। तो वैश्वीकरण का जो संबंध है प्रौद्योगिकी, पूंजी और माल के अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा सभी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, पूंजी और माल से है। साथ ही याद रखेंगे कि एक गैट था, गैट का जो स्थापना किया गया था 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था 23 देशों के द्वारा, जो 1 जनवरी 1948 से प्रभावी बनाया गया था। और गैट का पूरा नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो बाद में WTO बन गया। और WTO का जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है यह जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था। तो ये था 4 भागों में विभाजित किया गया था, जो हमें उसे हम लोग आश्रम बोलते थे, 4 आश्रम बोलते थे। और आर्यों ने मानव जीवन को सामान्यतः 100 वर्ष माने थे और 25-25 करके 4 भागों में विभाजित किया था। और 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद था गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर जो था संन्यास था। याद रखेंगे। और चारों आश्रम का स्पष्ट उल्लेख जो है सबसे पहले जाबालो उपनिषद में मिलता है। याद रखेंगे कि चारों आश्रम जो है इसका सबसे प्रथम उल्लेख जो है जाबालो उपनिषद में मिलता है और छंदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। और साथ ही याद रखेंगे कि मनुस्मृति में भी आश्रमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जॉन और आर्क की मृत्यु जो हुई थी यह धर्मद्रोही या विधर्मी मानकर जलाने से हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्क वन किसका पृष्ठपोषक थे। तो कनिष्क वन जो थे यह महायान बुद्धवाद के पृष्ठपोषक थे। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, यह 78 ईस्वी से लेकर के 102 ईस्वी तक बौद्ध धर्म के महायान शाखा का पोषक था और इसके शासनकाल में बौद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाओं को पूजा किया जाने लगा था। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था और कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है। तो हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें जो है भूमध्य रेखा पर या उसके नजदीक स्थित शहरों पर पड़ती है। और भारत में भूमध्य रेखा के नजदीक सबसे बड़े शहरों में तिरुवनंतपुरम स्थित शहर है। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और यह रेखा 13 देशों, 3 महादेशों और 3 जल निकायों से होकर के गुजरती है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें शामिल है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो हो जाएगा पातशाहनामा में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था और उसकी जो रचना थी बादशाहनामा है। बादशाहनामा कृति में शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के इतिहास का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हम दलदली फसल पर क्यों फिसलते हैं। तो हम दलदली फसल पर फिसलते हैं घर्षण की अधिकता के कारण। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण के कारण ही कोई वस्तु अस्थायित्व की स्थिति को प्राप्त करती है और दलदली सड़कें जो होती है यह स्थान पर घर्षण जो बल होता है कम होता है और बारिश के बाद भी सड़क या खुले स्थान पर घर्षण बल कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स को कहा जाता है या फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड की सबसे बड़ी जो झील है वह साइमा झील है। याद रखेंगे फिनलैंड की सबसे बड़ी झील का नाम है साइमा झील। साथ ही याद रखेंगे जैसे भौगोलिक उपनाम दिए हुए हैं, जैसे एड्रियाटिक की रानी जो है वेनिस को बोला जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को, स्वर्णिम पैगोडाओं का देश म्यांमार को, विश्व की रोटी की टुकड़ी पेरेरिज है, उसके बाद अरब सागर की रानी कोचिन हो जाएगा, भारत के मसालों का बगीचा केरल हो जाएगा, पर्वतों की रानी भारत में मसूरी हो जाएगी, लिली का देश कनाडा हो जाएगा और हजारों हाथियों का देश जो हो जाएगा या लाओस हो जाएगा। वहीं सफेद हाथियों का देश जो बोलेंगे या थाईलैंड हो जाता है। नेक्स्ट है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है कौन सा है। तो हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वृक्ष जैसे नीम, बांस, उसके बाद गंध सफेदा होता है यूकेलिप्टस इत्यादि को हरा सोना के रूप में जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वन उत्पादों और लुगदी उद्योग में गंध सफेदा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूकेलिप्टस के व्यापक प्रयोग के कारण इसे हरा सोना भी कहा जाता है। और यह क्रिप्टोकोकस नामक फफूंदी का पोषण भी करता है जो मनुष्य के तंत्र पर आक्रमण करता है और यह वृक्ष जो होता है पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक भी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है। तो यह हो जाएगा फल शर्करा यानी फ्रुक्टोज जो हो जाएगा यह कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं होगा। कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले कुछ उदाहरण हैं जिसमें एक होता है एसे सल्फेम के, उसके बाद एस्पोर्टम न्यूटेम होता है, सैकरीन होता है और सुक्रालोज होता है। फ्रुक्टोज फल जो होता है फल, शहद और सब्जियों में पाया जाने वाला एक साधारण प्राकृतिक शर्करा है। यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के साथ 3 आकार संबंधी मोनोसैकेराइड में से एक है और फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता एक है। तो हो जाएगा डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंट तैयार करने में जो है अलसी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरंडी और अलसी के तेल का प्रयोग जो है मुख्य रूप से तेल और वार्निश में शुष्क कारक के रूप में किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण के कारण होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है या 5.6 से जब कम हो जाता है तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी। तो यह की गई थी फ्रांस में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1894 में आयोजित हुई थी पेरिस रोयूएन ली पेटिन जर्नल हॉर्स सेज कैरिज प्रतियोगिता शहर से शहर तक दौड़ वाली विश्व की पहली मोटर दौड़ प्रतियोगिता थी और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है समाचार पत्र
ली पेटिट जनरल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे कि भारत में पहली बार जो है मोटो जीपी रेस आयोजित किया गया था, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया था। और भारत की पहली ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 30 अक्टूबर 2011 में किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म यानी आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो आत्म विमोह चेतना दिवस जो मनाया जाता है यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि 1 अप्रैल जो है 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। उसके बाद 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। वैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होमियो दिवस और एक होता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक किसने किया है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कारक है यह इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में किया गया था। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या 1989 में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि फेसबुक के जो आविष्कारक हैं यह हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद एआई के हो जाएंगे जॉन मैकार्थी, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज, सेलफोन के मार्टिन कूपर और ईमेल के जो हो जाएंगे आर सैमुअल्सन टॉमिल्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत नियंत्रण करना। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ है कि मुद्रा की तुलना में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना। दूसरे शब्दों में मुद्रा का मूल्य वस्तुओं की तुलना में कम हो जाता है, इसी को हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यह किया गया था एमएन रॉय के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह 1934 में जो है संविधान सभा का सुझाव दिया गया था। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक मांग की थी और अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था और संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक भी लाया था। नेक्स्ट है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण जो है यह यकृत शिरा में पाया जाता है। तो यकृत शिरा यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यकृत जो लीवर होता है यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और शरीर से बाहर यूरिया जो होता है गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होता है। जब शरीर में प्रोटीन टूटता है तो यह विषाक्त उत्पाद बन जाता है। नेक्स्ट है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? क्या हो जाएगा डाई एथिलेमाइन। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी एलिफैटिक प्राइमरी एमिनो एसिड जो होता है अमोनिया इसकी तुलना में प्रबल क्षार है और यह ट्राइथाइलामाइन की तुलना में अधिक क्षारित है, क्योंकि ट्राइथाइलामाइन में स्टेरिक बाधा होती है जो कम क्षारित बनाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से देश की मुद्रा बिर्र है? तो बिर्र जो है यह इथोपिया की मुद्रा है। याद रखेंगे इथोपिया की मुद्रा का जो नाम है यह बिर्र हो जाएगा और इथोपिया की जो राजधानी है यह हो जाएगी अदिस अबाबा। याद रखेंगे इथोपिया की जो राजधानी है यह हो जाएगी अदिस अबाबा। साथ ही याद रखेंगे इथोपिया जो है एक स्थल देश है और इथोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया है। और साथ ही याद रखेंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसमें शामिल है जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया। यह सभी जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। नेक्स्ट है,
फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है? तो फसल का जो बीमा होता है यह राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इसका संचालन भारतीय कृषि बीमा कंपनी योजना के अंतर्गत होता है। और राष्ट्रीय फसल बीमा योजना जो है 1999 से लेकर के 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस शब्द बनाया था? तो यह बनाया गया था एफजी रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा 1 जनवरी 1942 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र घोषित एवं प्रचलित किया गया था और यूएनओ के जनक एफडी रूजवेल्ट को ही माना जाता है। रूजवेल्ट जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने विश्व आर्थिक मंदी से निकलने के लिए न्यू डील पद्धति का भी लागू किया था। नेक्स्ट है रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो रेड आर्मी के जो संस्थापक थे यह थे लियोन ट्रोट्स्की। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेड आर्मी का जो गठन किया गया था यह 1918 में किया गया था। याद रखेंगे लाल सेना का गठन 1918 में किया गया था और व्लादिमीर लेनिन चे का गुप्त पुलिस का गठन किया था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति जो है रूस में 1917 में शुरू किया गया था। लाल सेना में मजदूरों और किसानों की सेना के रूप में वर्णित किया गया था और लेनिन को रूस का गांधी भी कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? याद रखेंगे तो सबसे पहले जो है टीएमवी वायरस की खोज हुई थी। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीएमवी। 1892 में रूसी बायोलॉजिस्ट हैं दिमित्री इवानोव्स्की, इन्होंने चैम्बरलैंड फिल्टर का प्रयोग करके टोबैको मोजाइक वायरस टीएमवी का खोज किया था और इस प्रकार का यह पहला वायरस खोजा गया था। और लुई पास्चर ने रेबीज टीका बनाया था। याद रखेंगे लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का टीका बनाया गया था। वहीं एंटोनी वान लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है और जोनास साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। और एक थे एडवर्ड जेनर, इनके द्वारा 1798 में चेचक का भी टीका बनाया गया था। नेक्स्ट है पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः जो होता है ये एल्युमिनियम यौगिक होता है। याद रखेंगे ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन नहीं किया है? तो यह हो जाएगा अमेरिका। याद रखेंगे विश्व का एकमात्र औद्योगिक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसने क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन नहीं किया है। कनाडा जो है 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर आ गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने इसे रेटिफाई नहीं किया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 में हस्ताक्षर किया गया था और क्योटो जापान का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर भी है। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ है। याद रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो है 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही याद रखेंगे ओजोन परत पर 1985 में वियना में सम्मेलन हुआ था जो कि 16 सितंबर को किया गया था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट है केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल का जो कुट्टानाड है यह भारत में सबसे कम तुंगता वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर जो है सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर जो है सेंट थॉमस यह केरल में अवस्थित है। तो ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च केरल के त्रिचूर जिले में स्थित है और ईसाई मान्यता के अनुसार इसे 52 ईस्वी में जीसस क्राइस्ट के 12 एपोस्टल में से एक सेंट थॉमस ने बनवाया था और सेंट थॉमस जो थे ईसा मसीह के व्यक्तिगत शिष्य भी रहे थे। नेक्स्ट है
फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही सक्सीड बिकॉज ही इज वर्किंग। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल हिम अ पीस मेकर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। नेक्स्ट है वध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो वध्वागम शब्द का सही संधि विच्छेद वधु प्लस आगम हो जाएगा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ जो होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।